हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सिलेक्टिव डॉक्टर और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक ऐसे कंडीशन के बारे में जो मुख्यतः हमारे शरीर के मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और उस कंडीशन का नाम है पार्किंसंस डिजीज। अभी के समय में बहुत सारे पेशेंट्स में हमें पार्किंसन देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पार्किंसन के हर एक पहलू को समझेंगे कि यह पार्किंसन क्या होता है, पार्किंसन क्यों होता है, पार्किंसन के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और अंततः पार्किंसन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है पार्किंसन के पेशेंट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के डिस्कशन की तरफ, जो कि है पार्किंसन डिजीज। सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्किंसन डिजीज क्या है। पार्किंसन डिजीज बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है, सबसे पहले तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कहने का मतलब कि ये सामान्यतः ओल्ड एज में देखने को मिलता है, यंगर एज में मुख्यतः नहीं दिखता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये ओल्डर एज में। इसके बारे में अगर बात करें तो पार्किंसन में बेसिकली होता यह है कि हमारे शरीर के जो भी मूवमेंट्स हैं, अगर हमें उंगली को बंद करना है, उंगली खोलना है, ये मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, हमारे हाथ का मूवमेंट करना है, ये सारा का सारा मूवमेंट जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। तो पार्किंसन में ये जो मूवमेंट्स हम कर पा रहे हैं, इन्हीं मूवमेंट्स में परेशानी आने लगती है। ये मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है। ये मूवमेंट क्यों सही से नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल्स में कुछ परेशानियां आ रही हैं। वो क्या परेशानियां हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन का हर एक हिस्सा, हर एक क्षेत्र हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहे हमारे आंखों का खुलना बंद करना हो, हमारा स्पीकिंग एबिलिटी, हमारे बोलने का क्षमता हो, हमारे उंगलियों का बंद होना खोलना हो, हमारे हार्ट का फंक्शन हो, हमारे किडनी का फंक्शन हो, हर एक फंक्शन के लिए हमारे ब्रेन का अलग अलग हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो मूवमेंट करते हैं, हमारा जो भी मूवमेंट होता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, हम लिखते हैं, हम ग्लास को उठाकर पानी पीते हैं, हर एक मूवमेंट के लिए हमारे ब्रेन का एक हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो कि एक केमिकल को रिलीज करते हैं। उस केमिकल का नाम है डोपामीन। ये डोपामीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है, जिससे कि हमारा मूवमेंट स्मूथली हो सकता है। डोपामीन बेसिकली करता क्या है? हम जो भी मूवमेंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरा फोन रखा है, अब मुझे ये फोन उठाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपना हाथ ले जाकर ये फोन उठा लूंगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ हाथ का, इस मूवमेंट के पीछे डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है। इस मूवमेंट को एक्यूरेट और प्रिसाइज करने के लिए डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो पार्किंसन का कंडीशन है, इस पार्किंसन में क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं जो कि डोपामीन बना रहे हैं, उन सेल्स का डेथ होना शुरू हो जाता है, उन सेल्स में एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो सेल्स डोपामीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इस कारणवश हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन का कमी होने लगता है, और अगर डोपामीन का कमी होगा तो हमारे जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी हम मूवमेंट्स करना चाह रहे हैं, वो मूवमेंट्स सही से नहीं हो पाएंगे, वो मूवमेंट्स उतने एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। एक्यूरेसी कहने का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल आदमी है, उस नॉर्मल आदमी को मैंने कहा कि भाई ये फोन उठाओ, तो वो फट से ऐसे करेगा, फोन उठा लेगा। पर अगर कोई पार्किंसन का पेशेंट है, उसे मैं कहूंगा कि ये फोन उठाओ, तो बहुत धीरे धीरे यहां पर जाएगा। और एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? फट से सीधा फोन को ही पकड़ेगा। पर पार्किंसन के पेशेंट में क्या होगा? वो फोन नहीं, उसका हाथ यहां पर जाएगा और वो लेफ्ट राइट इधर उधर हाथ उसका जाएगा। ठीक है, 2-4 बार इधर उधर जाने के बाद फिर वो फोन पर आएगा। तो उतना एक्यूरेट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जहां पे टारगेट है, उस टारगेट पर डायरेक्टली पेशेंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अंतर है एक नॉर्मल इंसान और एक पार्किंसन पेशेंट्स में। ठीक है, तो बेसिकली पार्किंसन पेशेंट में यही हो रहा है कि हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स हैं, उनका डेथ हो रहा है, उसके कारण डोपामीन की कमी हो जा रही है। और डोपामीन जैसे ही कम होगा तो जो भी हमारा स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट हो रहा है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। यही बेसिकली हमारा पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन में लक्षण क्या क्या दिखते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ट्रिमर यानी कि कंपन, हाथों का कंपन, या फिर पैरों में भी ये दिखने को मिल सकता है। तो जो भी पार्किंसन के पेशेंट हैं, उन पार्किंसन के पेशेंट में हाथों में या पैरों में कंपन होगा, ट्रिमर होगा। ठीक है, ये ट्रिमर इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में हो सकता है कि सिर्फ एक हाथ में हो या फिर सिर्फ एक पैर में हो। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक हाथ से दोनों हाथ में भी हो सकता है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी भी बढ़ सकता है ट्रिमर का। इंटेंसिटी कहने का क्या मतलब हुआ? शुरुआती दौर में हो सकता है कि पेशेंट का जो ट्रिमर है, कंपन वो बहुत धीरे धीरे हो रहा हो। ठीक है, पर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा बीमारी, वो कंपन बहुत तेज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी भी बढ़ सकता है ट्रिमर का। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ साथ
एक हाथ से दोनों हाथ, दोनों हाथ से दोनों पैर, ये भी इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पार्किंसन के पेशेंट्स में। इसके अलावा दूसरा क्या लक्षण दिख सकता है? दूसरा ये लक्षण है कि पार्किंसन के पेशेंट्स के मूवमेंट काफी स्लो हो जाते हैं और इनएक्यूरेट हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फोन का, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेडी काइनेसिया कहते हैं। इसमें दो वर्ड, एक ब्रेडी और एक काइनेसिया। तो ब्रेडी मतलब होता है स्लो और काइनेसिया मतलब होता है मूवमेंट। तो इस पार्किंसन के पेशेंट में ब्रेडी काइनेसिया देखने को मिलता है, अर्थात मूवमेंट काफी स्लो हो जाता है। पेशेंट कुछ भी मूवमेंट करेगा तो काफी स्लो मूवमेंट करेगा, ठीक है। एक तो ये लक्षण हुआ। उसके बाद क्या दिखेगा? पेशेंट का जो फेस है, जो स्किन है, वो काफी शाइनी टाइप का स्किन पेशेंट का दिखता है। इसके अलावा पेशेंट में एक और बहुत महत्वपूर्ण साइन देखने को मिलता है, वो ये है कि पेशेंट के जो मसल्स हैं, मांसपेशियों में रिजिडिटी आ जाता है। रिजिडिटी कहने का क्या मतलब हुआ? बहुत कठोर, बहुत हार्ड हो जाता है पेशेंट का मसल, बहुत टाइटनेस आ जाते हैं पेशेंट के मसल में, ठीक है। और उस टाइटनेस के कारण पेशेंट का जो मूवमेंट है वो और स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो और कम हो जाता है। आप अगर खुद से आपके सामने कोई पेशेंट अगर है पार्किंसन का, तो आप अपने हाथ से उस पेशेंट का हाथ पकड़ के मूवमेंट करा के देखो, आपको बहुत टाइट लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट में मसल बहुत टाइट, बहुत रिजिड हो जाता है, बड़ा कठोर हो जाता है। इसके अलावा अगला क्या साइन दिख सकता है? जो पार्किंसन का पेशेंट है वो उसका अपर ट्रंक यानी कि जो ऊपर का ये भाग है, ये ऐसे झुका हुआ सा रहेगा। कभी पेशेंट बैठेगा भी तो ऐसे झुक के बैठेगा, या फिर चलेगा भी तो ऐसे झुक के चलेगा, ठीक है। और ये जो बेंडिंग पोजीशन है, ये धीरे धीरे और प्रोग्रेस कर सकता है। इसके साथ में जो पेशेंट के चलने का तरीका होता है, उस चलने के तरीके, उस चलने के पैटर्न में भी बदलाव आ सकते हैं। कैसे? हम नॉर्मल अगर इंसान के बारे में बात करें तो नॉर्मल इंसान आराम से बिल्कुल चलता है, पर जो पार्किंसन के पेशेंट होंगे, वो पार्किंसन के पेशेंट पैर को घिसटाते हुए चलेंगे ऐसे, ठीक है। वो पैर को उठाकर नहीं चल पाएंगे, वो पैर को घिसटाते हुए चलेंगे। इसका मतलब पेशेंट चलेगा कैसे? पहले तो उसका बॉडी ऐसे झुका रहेगा और साथ में पैर घिस घिस कर पेशेंट चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है, ये कुछ साइन है जो कि पार्किंसन के पेशेंट में सामान्यतः दिखते हैं, और ये सब सारे पार्किंसन के पेशेंट में दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है पार्किंसन का, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि क्या पार्किंसन को हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, नहीं। पार्किंसन को रिकवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। पर पार्किंसन के ड्रग है हमारे पास, पार्किंसन की दवाइयां हैं जिसे हम एंटी पार्किंसन ड्रग के कैटेगरी में रखते हैं, और उन एंटी पार्किंसन ड्रग की मदद से हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं पार्किंसन को। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग है जो हम चलाते हैं पार्किंसन में, वो है लीवोडोपा। अब इस पार्किंसन में हो क्या रहा है कि हमारे ब्रेन में अल्टीमेटली डोपामिन कम हो रहा है, जिसके कमी के कारण हमारा मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है। बस एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बात तो यही है कि डोपामिन का कमी हो रहा है, उसके कारण मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो उस डोपामिन के कमी को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल तो नहीं हो सकता, एक हद तक मैनेज करने के लिए हम एक्सटर्नली डोपामिन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली हम डायरेक्ट डोपामिन नहीं देते हैं, एक्सटर्नली हम दवा देते हैं जिसे हम लीवोडोपा कहते हैं। वो लीवोडोपा फिर आगे चलकर डोपामिन बनाता है और फिर अपना फंक्शन कराता है। पर ये हम एक लेवल तक ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नली बहुत हाई डोज में ड्रग देंगे तो ड्रग टॉक्सिसिटी का भी चांस होता है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं। तो इसलिए एक हद तक हम मैनेज करके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम पार्किंसन के अंदर दे सकते हैं। मेडिकेशंस के अलावा फिजियोथेरेपी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्किंसन पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन में, पार्किंसन पेशेंट्स के मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर हम ये बोले कि हम सिर्फ मेडिकेशन से पार्किंसन को मैनेज कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ फिजियोथेरेपी से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी दोनों पैरेलली चलता है, दोनों साथ साथ चलता है, तभी हमारा पेशेंट एक हद तक मैनेज हो पाएगा। पास्ट में, बहुत पहले के समय में पार्किंसन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम था, यानी कि पार्किंसन होने के बाद पेशेंट बहुत कम ही बच पाते थे, बहुत जल्दी डेथ हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनका उस समय ड्रग अवेलेबल नहीं था, पार्किंसन का ड्रग अवेलेबल नहीं था, एंटी पार्किंसन ड्रग्स नहीं थे। पर अभी के समय में चूंकि हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उस कारणवश हम एक हद तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, मैनेज करके चल सकते हैं। बट स्टिल मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी बोथ आर पैरेलली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। सो ये था एक डिस्कशन पार्किंसन के ऊपर में। आई होप आप सभी को ये समझ आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड बी सेफ।